नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आपके लिए यूटेट और सीटेट से संबंधित जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि उसमें दिख रहा है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें जो पहले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो ये रहेगा कि जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक आखिर कौन से देश के हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रश्न रहेगा उसके मूल से संबंधित। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब सिद्धांत की ओर बढ़ते हुए अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो है संज्ञानात्मक, जो संज्ञान क्या होता है, बालक के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान या अर्जित किया गया जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं अपने विकास के सिद्धांत में, इसके कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि कभी कभी पूछी जाती हैं। वैसे तो इसका जो है अवस्था का जो जीन पियाजे ने दे रखी हैं अवस्थाएं, उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हल्का फुल्का जो है इसका भी रिवीजन करते हुए आगे को चलते हैं। संगठन, प्रत्यक्ष या बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना, यानी कि जो भी बालक प्रत्यक्ष या बौद्धिक रूप में या अपने आसपास से जो है जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसे संगठन या संज्ञान कहलाता है वो। अब इसका अगला जो है उसकी प्रक्रिया का अगला हिस्सा क्या बनता है, अनुकूलन, एडेप्टेशन, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, अर्थात वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अब अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में पूरी होती है। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और समायोजन, एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण जो होता है, इसमें आत्मसातीकरण लिख रखा है, आत्मसातीकरण होगा, आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। ये जो है बच्चा जो है जो नया ज्ञान प्राप्त करता है उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, जो भी उसको नई नॉलेज प्राप्त हुई वो आत्मसातीकरण कहलाती है। समायोजन जो है नवीन ज्ञान का जो विस्तार, जो उसने ज्ञान प्राप्त करा उसका विस्तार या अनुप्रयोग वो कहीं करेगा तो एकोमोडेशन होगा। अनुप्रयोग कहाँ करेगा, वातावरण के में अनुकूलन के लिए करेगा ना, कहीं दूसरी जगह चले गया उस नवीन ज्ञान को लेके, तो उसका जो प्रयोग करेगा उसका पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान से रिलेटेड, तो वो क्या होगा, समायोजन, एकोमोडेशन होगा। ठीक है, इसको अभी मैं उदाहरण के साथ भी बताऊंगा। पहले इसके कुछ और टर्म्स जो इसका अगला होता है, साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। आत्मसातकरण जो अभी मैंने बताया था, अनुकूलन के जो 2 चरण होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में जो संतुलन स्थापित करेगा वो क्या होता है, साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, एक उदाहरण के तौर पे देखना है। सबसे पहले जो है बच्चे ने क्या देखा, बच्चे को किसी ने माँ या किसी ने भी परिवार में क्या पिलाया, पानी पिलाया। ठीक है, बच्चे को क्या पता चला, एक पानी भी कोई पेय पदार्थ है जिससे प्यास बुझती है या जो भी है, जो भी उसको उससे संतुष्टि मिली होगी, तो वो उसका क्या हो गया, ज्ञान हो गया। अब इसमें क्या करा, नवीन ज्ञान क्या जोड़ दिया, ठंडा लग गया बच्चे को तो उसमें क्या कर दिया, परिवार ने उसको थोड़ा गर्म पानी दे दिया, तो गर्म पानी क्या हो गया, नवीन ज्ञान हो गया उसके लिए कि हाँ भाई पानी भी होता है, एक ठंडा पानी भी होता है, एक गर्म पानी भी होता है। तो अब क्या करा उसने, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने क्या करा, नवीन ज्ञान देखा उसका कि गर्म पानी भी होता है। फिर उसको जो है धीरे धीरे दूध पिलाया गया, तो बच्चे को ये भी पता चला हाँ भाई एक पेय पदार्थ जो है लिक्विड में जो है सिर्फ पानी नहीं होता है, गर्म पानी भी होता है, एक दूध भी होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है दूध के बाद उसने देखी चाय। ठीक है, नवीन ज्ञान का क्या कर दिया उसने, अनुप्रयोग कर दिया, पानी भी था उसके पास, दूध भी था। अब क्या हो गया, अनुकूलन, एडेप्टेशन करा। कभी मान लो दूध की कमी हो गई, पानी पीना नहीं चाह रहा है, तो क्या बन गया, नया पूर्व ज्ञान पानी, नया ज्ञान दूध, दोनों मिला के क्या बन गया, अनुकूलन जो है वातावरण के अनुसार खुद को ढाला तो क्या बन गई, चाय बन गई। ये एक छोटा सा उदाहरण है, इसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको किसी और तरीके से अगर समझना चाहें तो और तरीके से भी समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। ठीक है, अब इसका अगला जो टर्म्स होता है स्कीम्स एंड स्कीमा होता है। देखिए स्कीम से क्या होती है, स्कीम से जैसे चीज़ वैसे भी पता चल रहा है, स्कीम से अलग अलग स्कीम्स हैं। क्या हैं अलग अलग स्कीम से, किसी भी कार्य को करने के भिन्न भिन्न तरीके,
या विधियाँ जो भी होती हैं, अलग अलग कोई भी कार्य है उसको करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, बस परिणाम प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि भूख लगने पर बच्चा क्या करता है, कभी या तो चिल्लाता है या खेल रहा होगा तो खेलना बंद कर देगा, ठीक है, या चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये स्कीम्स हो गई। मतलब हर कार्य के लिए अलग अलग है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर उसने कहा कि एक ही चीज़ होती है। उसने बताया कि अलग अलग कार्य के लिए अलग जो है स्कीम्स होती हैं। ये एक शब्दावली है उसके विकास से संबंधित सिद्धांत में, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, अब देखिए स्कीमा जो है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से सीधे जुड़ी रहती हैं। कुछ ऐसी क्रिया होती हैं शरीर ऐसा क्रियाएं करता है जो कि मस्तिष्क में बैठे हुए रहती हैं। विकास का ये जो विकास हो गया मस्तिष्क का, विकास में मस्तिष्क में ये जो कार्य होते हैं वो खुद ही स्टोर के रूप में रहते हैं। जैसे कि बॉल देने पर बच्चा उसे पकड़कर खेलने लगता है। अब बच्चे को पहले कभी कोई देखा होगा कि खेलते हुए किसी को, या वातावरण से उसने ग्रहण किया होगा, लर्निंग करी होगी, ठीक है, उसका विकास हुआ तो उसने क्या करा, बॉल दिया तो सीधे पकड़ के उसने खेलने लग गया, और बिस्कुट दिया तो क्या कर दिया, पकड़ के सीधे खा लिया। क्या है ये, स्कीमा है, यानी कि उसके दिमाग में ये चीज़ें पहले से बैठी हुई हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जीन पियाजे साहब ने क्या कहा था कि जीन पियाजे साहब कहते हैं कि विकास पहले होगा, उसके बाद बच्चा उसी के अनुसार क्या करेगा, लर्निंग करेगा। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, पहले जो है लर्निंग होगी, उसी के अनुसार जो है विकास करेगा बच्चा। ये इन दोनों में जो है आपस में एक दूसरे का जो है जो सिद्धांत है एक दूसरे को क्या करते हैं, काट करते हैं। क्या कहते हैं, लर्निंग फिर विकास होगा, ये क्या है, वाइगोत्स्की। जबकि पियाजे साहब क्या कहते हैं, जन्म से भी पहले माँ के पेट से ही जो है विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद जो बच्चा सीखता है, विकास के अनुरूप सीखता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं दी थी जीन पियाजे, संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण हैं अवस्थाएं जो हैं, जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो 4 प्रकार की अवस्थाएं दी थी। संवेदी पेशी अवस्था पहली है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो पहली संवेदी पेशी अवस्था होती है वह जन्म से पूर्व से लेके 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के बल पर जो है आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, सिर्फ इन्हीं के बेस पर जो है किसी भी वस्तु का या परिस्थिति को समझने की क्षमता रखता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, तो 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है, ये क्या होती है, खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ये भी पूछा जाता है कई बार, कौन सी अवस्था जो है जीन पियाजे की खिलौने की अवस्था के रूप में जानी जाती है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे वो जो है वस्तुओं को हाथ में लेना पकड़ना प्रारंभ कर देता है, खिलौनों को, बॉल को, या कोई भी अन्य चीज़ है उसको जो है वो पकड़ के उसका आकार बस सिर्फ आकार देख सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा उसकी अभी कोई विकास नहीं हुआ है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष बताई है जीन पियाजे साहब ने। इसमें क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो कहते हैं कि बच्चा आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत तर्क करने लगता है, और निगमन विधि का प्रयोग इसमें जो है बच्चा आप करने लगेगा। निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, धीरे धीरे जो है उदाहरण से जो है उदाहरण दिया उनको, ये बच्चा ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ ऐसी होती है, तो उससे वो नियम बनाने लगता है, ठीक है। इतनी थोड़ी बहुत उसको समझ होने लगती है 7 से 11 वर्ष के बीच में, ठीक है। कहीं कहीं पर ये 7 से 12 वर्ष भी दिया गया है किसी बुक में, लेकिन उदाहरण अगर ऑप्शन में आएगा तो या तो 7 से 11 आएगा या 7 से 12 आएगा, ठीक है। तो 7 से 11 जो है ज़्यादा किताबों में या ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स में दी गई है, तो इसलिए मैंने 7 से 11 ही लिखा है यहाँ पर। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करने लगता है, धीरे धीरे जो है मूर्त विचार आने लगते हैं, यानी कि वस्तुओं को देख के वो जो कि नए नए थॉट्स बनाने लगता है बच्चा, ठीक है। धीरे धीरे मूर्त अपनी परिकल्पनाएं तो अभी नहीं आती हैं, सिर्फ मूर्त तर्क जो है बच्चा करने लगता है वस्तुओं के अनुसार, ठीक है। क्रम, भार, बारंबारता और चीज़ भी इसमें जो है आप समझने लगता है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है क्रम भार की अपेक्षा बच्चे से नहीं की जा सकती है। जैसे कि हम उनसे कह दें कि
रुई भारी होती है कि लोहा ज़्यादा भारी होगा। तो लोहा अगर वो छोटा कम देखेगा, रुई ज़्यादा देखेगा, तो वो रुई को ज़्यादा बताएगा। ठीक है, ये उसकी तर्क शक्ति इतने तक ही रहती है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में धीरे धीरे जो है भार और गिनती, कौन छोटा कौन बड़ा, और वेट में, भार में क्या है, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, कि उल्टा करके भी अगर बताएं तो 10 2 धन 4 बराबर 6 होता है, तो 4 धन 2 बराबर भी 6 होगा। ये जो समझने लगता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, या इसको हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं औपचारिक की जगह में। तो इसमें अमूर्त चिंतन जो है, अब बच्चा जो है करने लगता है कि आगमन विधि, अब जो है मूर्त संक्रियात्मक में आगमन विधि का प्रयोग करा था उसने, अब निगमन विधि करने को अब जो है प्रारंभ कर देता है। अब वो क्या है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। यानी कि हमने एक सिद्धांत दे दिया, उसके अनुसार वो जो है अपने मन में जो है थॉट्स बना के जो भी उससे संबंधित है चिंतन कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको अब मूर्त वस्तुएं जो है आपने हाथ में नहीं चाहिए, अब वो दिमाग में भी रख के अपने कर सकता है। ठीक है, तो यही जीन प्यारे साहब का संज्ञानात्मक सिद्धांत पर यही था। इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही अन्य टॉपिक के लिए मेरा चैनल विजन फॉर एजुकेशन में बने रहिए। आपके लिए आगे भी मैं ऐसे ही अलग अलग जो है वीडियो बना के लाऊंगा, जो कि शॉर्ट और जो है इम्पोर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद आपका देखने के लिए।